नमस्कार दोस्तों। हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे हाड़ौती के पठार या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की विशेषताओं की बात कर रहे थे और लास्ट में हम पढ़ रहे थे जो जलीय जैव विविधता के बारे में बात कर रहे थे। हाड़ौती के पठार में जलीय जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। सर्वाधिक जलीय जैव विविधता क्यों पाई जाती है तो देखते हैं दोस्तों। जैव विविधता हाड़ौती के पठार में जलीय जैव विविधता इस कारण पाई जाती है। इसके अंदर दो अभ्यारण्य है दोस्तों। एक तो है चंबल अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य कोटा के अंदर है, और एक है जवाहर सागर अभ्यारण्य। जवाहर सागर अभ्यारण्य ये जवाहर सागर अभ्यारण्य भी कोटा के अंदर है दोस्तों। ये जो चंबल अभ्यारण्य है, इस चंबल अभ्यारण्य के अंदर मगरमच्छ और घड़ियाल का प्राकृतिक आवास माना जाता है दोस्तों। मगरमच्छ और घड़ियाल इनका क्या माना जाता है? प्राकृतिक आवास। और ये जो चंबल अभ्यारण्य है, इसके अंदर हमारा जो राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगेय डॉल्फिन, ये गंगेय डॉल्फिन पाई जाती है। साथ साथ हम देख लेते हैं दोस्तों, ये जो गंगेय डॉल्फिन है इसको राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब दिया गया था? तो इसको 5 अक्टूबर 2009 को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था दोस्तों। और ये जवाहर सागर अभ्यारण्य है कोटा के अंदर। ये जवाहर सागर अभ्यारण्य मगरमच्छ और घड़ियाल का प्रजनन स्थल के रूप में जाना जाता है दोस्तों। मगरमच्छ और घड़ियाल इनके प्रजनन स्थली के रूप में जाना जाता है। ये जो चंबल अभ्यारण्य कोटा के अंदर है, ये तो मगरमच्छ और घड़ियाल के प्राकृतिक आवास के रूप में जाना जाता है। और जो जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा के अंदर ये मगरमच्छ और घड़ियाल की प्रजनन स्थली के रूप में जाना जाता है। अच्छे से याद रखना दोस्तों, इनमें कन्फ्यूज होता है प्रजनन स्थली कौन सी है और प्राकृतिक आवास कौन सा है। तो चंबल है प्राकृतिक आवास मगरमच्छ और घड़ियाल का, और जो जवाहर सागर अभ्यारण्य है वो मगरमच्छ और घड़ियाल की क्या है? प्रजनन स्थली है। आगे की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। नंबर 7 की विशेषता है, ये जो दोस्तों हमारा हाड़ौती का पठार है, इसके अंदर पाया जाता है अंतः अधर अस्पष्ट अपवाद अंतर। अंतः अधर अस्पष्ट अपवाद अंतर। अंतः अधर अस्पष्ट अपवाद अंतर पाया जाता है। इसकी दोस्तों विस्तृत रूप से हम अपवाद अंतर वाले टॉपिक में बात करेंगे। नंबर 8 पर विशेषता देखते हैं। तो ग्रीष्म काल में हमारे मानसून आता है, ग्रीष्मकालीन मानसून आता है, और इस ग्रीष्मकालीन मानसून की दो शाखाएं होती है दोस्तों। राजस्थान में दो शाखाएं प्रवेश करती है। एक तो करती है अरब सागरीय शाखा, और एक करती है बंगाल की खाड़ी शाखा। दो शाखाएं प्रवेश करती है, अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। लेकिन जो हमारा हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती का पठार है, इसके अंदर बंगाल की खाड़ी शाखा प्रवेश करती है दोस्तों। बंगाल की खाड़ी शाखा प्रवेश करती है। लेकिन हाड़ौती के पठार में यदि डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लेता है तो डिस्ट्रिक्ट हम बताएंगे झालावाड़। ये जो बंगाल की खाड़ी शाखा है दोस्तों, इससे राजस्थान के अंदर 90% मानसूनी वर्षा होती है। इसको ये जो हमारा 8 नंबर टॉपिक है बंगाल की खाड़ी शाखा, अरब सागर शाखा, ये ग्रीष्मकालीन मानसून है। इसको हम जो हमारा जलवायु वाला टॉपिक है उसके अंदर हम अच्छे से क्लियर करेंगे दोस्तों। अब आगे देखते हैं, हम 9 नंबर विशेषता के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ जलवायु देखते हैं। जलवायु हाड़ौती के पठार में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो एक तो देखते हैं हम
मौसम विभाग के अनुसार, और एक हम देखते हैं कोपेन के अनुसार। मौसम विभाग के अनुसार और कोपेन के अनुसार, हाड़ौती के पठार में मौसम विभाग के अनुसार अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है दोस्तों, अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और कोपेन है, कोपेन के अनुसार यहाँ पर ए डब्लू प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ए डब्लू है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एक याद रखना दोस्तों, ये जो कोपेन है, इस कोपेन में जो हमारा हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती के पठार में कितने जिले आते हैं? हाड़ौती के पठार के अंदर बात करते हैं तो हमने पहले भी देखा था, और जो हाड़ौती का पठार है, इस हाड़ौती के पठार में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। लेकिन दोस्तों ये कोपेन है, कोपेन के अनुसार जो बूंदी जिला है, बूंदी जिले में ए प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती, सॉरी दोस्तों, ए प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है। ये जो बूंदी जिला है, बूंदी नोट लगा कर लिख लेते हैं यहाँ पर, बूंदी जिले में कौन सी प्रकार की जलवायु पाई जाती है? CWG प्रकार की वनस्पति यहाँ पर जलवायु पाई जाती है। हाड़ौती के अंदर शेष 3 जिले रह गए, कोटा, बारा और झालावाड़। कोटा, बारा, झालावाड़ के अंदर कौन सी जलवायु पाई जाएगी कोपेन के अनुसार? AW, और यदि बूंदी के अंदर पूछ लेता है तो CWG। हमारे सामने वैसा क्वेश्चन देगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कोपेन के अनुसार निम्नलिखित में से कोपेन के अनुसार कौन से जिले में या AW जलवायु नहीं पाई जाती है? 4 ऑप्शन आएंगे, कोटा, नंबर 2 पर झालावाड़, नंबर 3 पर बूंदी, नंबर 4 पर बारा। तो कौन से में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है दोस्तों? बूंदी के अंदर, बूंदी में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है। बूंदी के अंदर CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार। तो हमने 9 नंबर पर जलवायु की बात कर ली, विशेषताओं के अंदर जलवायु की बात कर ली, और आगे हम 10 नंबर पर देख लेते हैं। यहाँ की वनस्पति देख लेते हैं दोस्तों। हाड़ौती के पठार या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसके अंदर वनस्पति कौन सी पाई जाती है? तो यहाँ पर सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है दोस्तों। सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। 11 नंबर पर बात करते हैं हम, यहाँ पर कृषि किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो हाड़ौती के पठार में आर्द्र कृषि की जाती है दोस्तों। आर्द्र कृषि की जाती है। और आर्द्र कृषि कौन सी कृषि होती है? आर्द्र कृषि होती है जो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है ना, 100 सेंटीमीटर वर्षा से अधिक
अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर जो कृषि की जाती है वो होती है आर्द्र कृषि। और जो हमारा हाड़ौती का पठार है इसके अंदर वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर कौन सी कृषि की जाती है, आर्द्र कृषि की जाती है। हाड़ौती के पठार के अंदर दोस्तों यदि हम फसलों की बात करें, 12 नंबर पर देख लेते हैं विशेषताओं में फसल। हाड़ौती के पठार में यदि फसलों की बात करते हैं तो यहाँ पर नगदी या व्यापारिक फसलों का अधिक उत्पादन होता है। और यदि हम प्रमुख फसलें देखते हैं तो इस फसलों के अंदर एक आता है हमारा सोयाबीन। सोयाबीन जो कि कौन सी फसल है, खरीफ की फसल है, और ये तिलहन में आती है दोस्तों। एक है धनिया, धनिया रबी की फसल है और ये मसाला के अंदर आता है। और एक है, ये धनिया की प्रसिद्ध मंडी भी है यहाँ पर दोस्तों। यदि धनिया की प्रसिद्ध मंडी पूछ लेता है ना, प्रसिद्ध मंडी पूछ लेता है तो धनिया की प्रसिद्ध मंडी है और रामगंज, रामगंज कोटा के अंदर। धनिया की प्रसिद्ध मंडी कहाँ पर है, रामगंज कोटा के अंदर। एक यहाँ पर होता है संतरा, ये संतरा आता है दोस्तों बागवानी में। इस संतरे के लिए जो प्रसिद्ध मंडी है वो प्रसिद्ध मंडी है दोस्तों भवानी मंडी है झालावाड़ के अंदर। और अगली फसल है गन्ना। गन्ना भी होता है दोस्तों, ये गन्ना खरीफ की फसल है और ये नगदी फसल के रूप में जाना जाता है दोस्तों। खरीफ के अंदर आता है और नगदी फसल है। आगे बात करते हैं तो कपास। कपास भी खरीफ की फसल है और नगदी फसल के रूप में जानी जाती है। आगे बात करते हैं तो अश्वगंधा होता है यहाँ पर। अश्वगंधा औषधि के रूप में जाना जाता है दोस्तों। और अश्वगंधा के लिए यहाँ पर एक मंडी भी है, और मंडी है अश्वगंधा के लिए झालरापट्टनम, झालावाड़ के अंदर अश्वगंधा के लिए मंडी भी है, वही झालरापट्टनम है दोस्तों, जो घंटियों का शहर कहलाता है। और अगली फसल देखते हैं तो यहाँ पर होता है दोस्तों चावल, गेहूँ, चावल होता है, गेहूँ होती है। और ये चावल और गेहूँ खाद्यान्न के रूप में जानी जाती है दोस्तों। चावल तो है खरीफ की फसल और जो गेहूँ है वो है रबी की फसल। यहाँ पर दोस्तों कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रिको की स्थापना की गई है। ये जो हमारा हाड़ौती का पठार है इसके अंदर रिको की स्थापना की गई है। रिको की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रिको की स्थापना की गई है। और उसने एक मसाला पार्क की स्थापना की है, रिको ने मसाला पार्क की स्थापना की है। और AEZ जिसे कहा जाता है एग्रो एक्सपोर्ट जोन, इसकी स्थापना की है, एग्रो एक्सपोर्ट जोन की और मसाला पार्क की। इसने रिको ने कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मसाला के लिए जो जीरा है इसके लिए पार्क बनाया है जोधपुर के अंदर। और जो धनिया है, धनिया
के लिए कोट्टा में मसाला पार्क की स्थापना की। और AEZ जो जीरा है वही सेम है, जीरे के लिए जोधपुर में AEZ की स्थापना की है, धनिया के लिए कोटा में AEZ की स्थापना की है। दोस्तों हमने पीछे देखा था कि जो हाड़ौती का पठार है इसके अंदर आद्र कृषि की जाती है, लेकिन आद्र कृषि के साथ साथ यहाँ पर मिश्रित प्रकार की भी कृषि की जाती है। दोस्तों मिश्रित कृषि भी की जाती है, आद्र कृषि तो की जाती है लेकिन आद्र कृषि के साथ साथ ही मिश्रित प्रकार की कृषि की जाती है। मिश्रित प्रकार की कृषि क्या होती है दोस्तों? मिश्रित प्रकार की वो कृषि होती है जो कृषि के साथ साथ ये हम पशुपालन करते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष देखते हैं तो वो हमारे को मिलते हैं बागोर सभ्यता से, बागोर भीलवाड़ा के अंदर है। ये मिश्रित कृषि कौन सी है? कृषि के साथ साथ पशुपालन, कृषि के साथ साथ क्या करना? पशुपालन। यदि हमें पूछ लेता है कि राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष, पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिले हैं? तो वो मिले हैं दोस्तों बागोर भीलवाड़ा के अंदर। बागोर भीलवाड़ा के अंदर पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं और ये पाषाणकालीन अवशेष है दोस्तों। कौन से अवशेष हैं? पाषाणकालीन। जो बागोर भीलवाड़ा से पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं वो पाषाणकालीन है दोस्तों। यहाँ पर हाड़ौती के पठार है, हाड़ौती के पठार में पशुओं की कुछ नस्लें पाई जाती है। पशुपालन की बात कर ही लेते हैं। तो जो पशुओं की नस्ल है हाड़ौती के पठार में कौन कौन से पशुओं की कौन कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो पहला हमारा आता है गोवंश। गोवंश की मालवी नस्ल पाई जाती है। गोवंश की मालवी नस्ल है। भेड़ है, इस भेड़ की सोनाड़ी या चनोत्तर नस्ल पाई जाती है। बकरी की नस्ल पाई जाती है, बकरी की जमुनापरी नस्ल पाई जाती है। घोड़ा है, घोड़े की मालवी नस्ल पाई जाती है। भैंस है, भैंस की दो नस्लें पाई जाती है दोस्तों। ये तो पाई जाती है मुर्रा नस्ल और ये पाई जाती है नागपुरी नस्ल। गोवंश की मालवी है और घोड़े की भी मालवी है। भेड़ की चनोत्तर या सोनाड़ी नस्ल की भेड़ पाई जाती है यहाँ पर। बकरी की जमुनापरी है। भैंस की दो नस्लें पाई जाती है हाड़ौती के पठार में, एक तो है मुर्रा नस्ल की भेड़ और एक है दोस्तों नागपुरी नस्ल की भेड़। जो मालवी नस्ल के पशु प्रजनन केंद्र हैं, जो ये मालवी नस्ल है, इस मालवी नस्ल के लिए जो पशु प्रजनन केंद्र बनाया गया है, मालवी पशुओं के लिए, जो मालवी नस्ल के पशु हैं इनके लिए प्रजनन केंद्र बनाया गया है दोस्तों। और वो प्रजनन केंद्र बनाया गया डग झालावाड़ के अंदर। हमें ये पूछ लेता है कि राजस्थान के अंदर मालवी नस्ल के पशुओं के लिए प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो डग झालावाड़ के अंदर की गई है। ये जो हमारा हाड़ौती का पठार है, इस हाड़ौती के पठार में यदि हम आगे की विशेषता देखते हैं तो कुछ मेलों का भी आयोजन होता है दोस्तों। पशु मेलों का भी आयोजन होता है। यहाँ पर कौन कौन से मेले लगते हैं? यहाँ पर मुख्य रूप से दो पशु मेले लगते हैं दोस्तों। एक तो लगता है गोमती सागर पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला। ये गोमती सागर पशु मेला कहाँ पर लगता है? जालरापट्टनम झालावाड़ में। और दूसरा लगता है चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला।
ये दोनों ही लगते हैं दोस्तों जादरापट्टनम झालावाड़ में। जादरापट्टनम झालावाड़। जहाँ क्या थी जादरापट्टनम झालावाड़ में, हमने पीछे देखा था फसलों के अंदर संतरों की जो मंडी थी ना जादरापट्टनम झालावाड़, उसके अंदर दो मेले लगते हैं। तो लगता है गोमती सागर पशु मेला और एक लगता है चंद्रभागा पशु मेला। ये जो गोमती सागर पशु मेला है ये वैशाख माह में लगता है, वैशाख माह में लगता है। और जो ये चंद्रभागा पशु मेला है, चंद्रभागा पशु मेला कार्तिक मास में लगता है दोस्तों। ये कार्तिक मास में लगता है चंद्रभागा पशु मेला, और वैशाख महीने में लगता है गोमती सागर पशु मेला। ये जो चंद्रभागा पशु मेला है ये मालवी नस्लों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। मालवी नस्ल के पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? चंद्रभागा पशु मेला। इसीलिए तो हमने प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ की है? झालावाड़ के अंदर की है। चंद्रभागा पशु मेला मालवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। और ये गोमती सागर पशु मेला है, ये हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला है दोस्तों। सबसे बड़ा पशु मेला है। यदि हमें पूछ लेता है कि हाड़ौती अंचल या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार, इसका सबसे बड़ा पशु मेला पूछ लेता है तो वो गोमती सागर पशु मेला है दोस्तों। जादरापट्टनम झालावाड़ में लगता है, वैशाख महीने में लगता है। और एक दूसरा मेला है चंद्रभागा पशु मेला, मालवी नस्लों के लिए प्रसिद्ध है, जो कार्तिक माह में लगता है। और यहाँ पर आगे हम बात करते हैं, तो आगे बात कर लेते हैं हम जनजाति की। हाड़ौती के पठार में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं? 14 नंबर पर देख लेते हैं जनजाति। जनजाति यहाँ पर कौन कौन सी जनजाति निवास करती है? एक तो है दोस्तों सहरिया जनजाति। ये जो सहरिया जनजाति है ये दोस्तों 12 के अंदर रहती है। 12 में 2 तहसील हैं। एक तो है किशनगंज और दूसरी तहसील है शाहबाद। सहरिया जनजाति है, सबसे ज़्यादा 12 जिले के अंदर निवास करती है। और 12 जिले में भी 2 तहसील हैं दोस्तों, एक तो है किशनगंज और एक शाहबाद। किशनगंज और शाहबाद में सबसे ज़्यादा जनजाति निवास करती है, तो वो करती है सहरिया जनजाति। अब ये सहरिया है, ये सहरिया शब्द है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? सहरिया शब्द का अर्थ होता है दोस्तों जंगल। ये जो सहरिया शब्द है इसका जो अंतिम रूप से हम अर्थ लगाते हैं वो जंगल से लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो सहरिया शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है शहर से। इस सहरिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। और शहर का अर्थ होता है जंगल। शहर भी 2 होते हैं दोस्तों हिंदी के अंदर। यदि हम बात करते हैं, एक ये शहर होता है और एक ये शहर होता है। ये शहर होता है, ये शहर होता है। ये शहर है हमारा, इसका अर्थ होता है जंगल। इसलिए अंतिम रूप से हम इसका अर्थ जंगल ही लगाते हैं। तो राजस्थान के अंदर जो सहरिया जनजाति है इसका निवास सबसे ज़्यादा हाड़ौती प्रदेश के 12 जिले में किशनगंज और शाहबाद तहसील के अंदर हमने देख लिया। और दोस्तों ये जो सहरिया जनजाति है ना, ये सहरिया जनजाति राजस्थान की जो जनसंख्या की दृष्टि से 4 नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है, 4th सबसे बड़ी जनजाति है। यदि जनजातियों के अंदर हम बात करते हैं तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी 4 नंबर की जनजातियों में किसकी बात करते हैं? सहरियों की बात करते हैं। सहरिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है जो भारत की आदिम जनजाति सूची में शामिल है। ये जो सहरिया जनजाति है, ये सहरिया जनजाति आदिम जनजाति सूची के अंदर शामिल है। यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों आदिम जनजाति
सूची में शामिल। राजस्थान की एकमात्र जनजाति है सहरिया जनजाति, जो राजस्थान की आदिम जनजाति, राजस्थान की एकमात्र जनजाति है सहरिया, जो आदिम जनजाति सूची के अंदर सम्मिलित है और चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। ये जो सहरिया जनजाति है इसका एक तीर्थ लगता है दोस्तों। हम सहरिया जनजाति की बात कर रहे थे। इस सहरिया जनजाति का एक मेला लगता है हाड़ौती प्रदेश में, एक मेला लगता है इसका सीताबाड़ी तीर्थ लगता है सहरिया जनजाति का, जो हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है। यदि हाड़ौती अंचल के अंदर सबसे बड़ा पशु मेला पूछ लेता है तो हमने पीछे बात की गोमती सागर पशु मेले की, और यदि पशु मेला नहीं पूछकर सीधा हमें ये पूछ लेता है कि हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो वो सीताबाड़ी दिखता है दोस्तों। ये सीताबाड़ी लगता कहाँ पर है? ये लगता है दोस्तों केलवाड़ा के अंदर, और केलवाड़ा 12 में आता है। केलवाड़ा 12 में सीताबाड़ी तीर्थ लगता है, जो सहरिया जनजाति का प्रमुख तीर्थ है और हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है दोस्तों। हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, तो वो सबसे बड़ा मेला कौन सा है? सीताबाड़ी मेला लगता है दोस्तों केलवाड़ा के अंदर 12 में। ये इसे जो सीताबाड़ी तीर्थ है इसे कहा जाता है शहरी जनजाति का कुंभ, सहरिया जनजाति का कुंभ, शहरी जनजाति का कुंभ कहा जाता है दोस्तों, और आदिवासियों का अर्ध कुंभ कहा जाता है, आदिवासियों का अर्ध कुंभ। शहरी जनजाति का कुंभ है सीताबाड़ी और आदिवासियों का अर्ध कुंभ है। और ये लगता कब है दोस्तों? ये जो सीताबाड़ी तीर्थ है ना, ये ज्येष्ठ की अमावस्या को लगता है दोस्तों, जेठ की अमावस्या में लगता है सीताबाड़ी तीर्थ, जिसे हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है। शहरी जनजाति का कुंभ आदिवासियों का अर्ध कुंभ है। अब आगे यदि हम बात करते हैं तो अगली विशेषता की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो हाड़ौती का पठार है, यहाँ पर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या किया गया है? वन्य जीव संरक्षण देखते हैं। तो यहाँ पर वन्य जीवों को सुरक्षित या संरक्षण देने के लिए यहाँ पर एक मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है दोस्तों। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना की गई थी 9 जनवरी 2012 के अंदर। ये राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था दोस्तों 9 जनवरी 2012 को। ये जो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर दोस्तों राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना भी चलाई जा रही है, राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना भी संचालित की जा रही है। और ये बाघ परियोजना चलाई कब से जा रही है? ये जो राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर 10 अप्रैल 2013 से 10 अप्रैल 2013 से बाघ परियोजना का संचालन किया जा रहा है। और ये मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। ये मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान गागरोनी तोतों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है।
गागरोनी तोते जिन्हें कहा जाता है हीरामन तोता। ये हीरामन तोते या गागरोनी तोतों के लिए प्रसिद्ध है। और जो मुकुंद राष्ट्रीय उद्यान है, इसके अंदर यदि हम पर्यटन स्थलों की बात करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों मुख्य रूप से हम